गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 6 के नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसका अध्ययन करेंगे। टॉपिक है राजनीतिक आंदोलन, और वो आंदोलन है 1907 से लेकर 1919 ईस्वी तक की। देखिए बच्चों, काफ़ी पॉइंट हटा दिए गए हैं, तो हम उस जो नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस की फूट 1907 ईस्वी। देखिए बच्चों, जब हमसे पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, यानी कांग्रेस की फूट का मतलब है कांग्रेस को दो भागों में बट गई थी, तो सन पूछे तो 1907 और किस अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। सूरत अधिवेशन, सूरत यानी गुजरात में है, तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस की फूट या सूरत विभाजन भी कहा जा सकता है। तो इसके क्या कारण थे, देखिए 1907 के कांग्रेस के सूरत विभाजन का कारण पार्टी में दो विचारधाराएं थी। कौन कौन सी थी? एक नरमपंथी विचारधारा थी और दूसरी गर्मपंथी। देखिए बच्चों, मैंने पहले भी बता दिया, नरमपंथी यानी उदारवादी, जो कि अपनी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से मनवाने में विश्वास रखते थे, और गर्मपंथी क्रांतिकारी थे, जो हथियारों के बल पर अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। तो ये जब दो विचारधाराएं आ गई तो कांग्रेस का विभाजन होना निश्चित था। और ये क्यों हुआ? देखिए बच्चों, कांग्रेस का अधिवेशन है जो 1907 में नागपुर में होना था, नागपुर यानी महाराष्ट्र में, जो कि गर्मपंथियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसका स्थान कहाँ रख दिया गया बाद में? सूरत। अब जब ये सूरत में अधिवेशन हुआ 1907 में, तो इस अधिवेशन में भी अध्यक्ष के पद को लेकर गर्मपंथियों और नरमपंथियों में मतभेद उत्पन्न हो गए। क्यों? क्योंकि जो गर्मपंथी है वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, परंतु नरमपंथियों का इस जो अधिवेशन था उसमें बहुमत होने के कारण नरमपंथियों ने किसे अध्यक्ष बनाया? रास बिहारी घोष को। तो देखिए बच्चों, कई बार छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। कौन थे बच्चों? रास बिहारी घोष। यानी गर्मपंथी तो लाला लाजपत राय को बनवाना चाहते थे, परंतु नरमपंथियों ने किसको बनवा दिया? रास बिहारी घोष को। और साथ ही जो गर्मपंथी है वो देखिए 1906 ईस्वी में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो विधेयक पारित किए गए थे, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, जो ये प्रस्ताव थे, इनको स्वीकार करने की गारंटी भी चाहते थे। अब विवाद इतना बढ़ गया कि पांडाल में कुर्सियां फेंकी जाने लगी, और किसी व्यक्ति ने, यानी किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक जूता मंच पर फेंका, और वो किसे जा लगा? फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ये जो उदारवादी थे उनको लगा, और पांडाल में क्या हो गया? हंगामा। और इस प्रकार कांग्रेस दो दल, कौन कौन से दल? नरम दल और गर्म दल में बट गई। अब देखिए बच्चों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहलाता है ये किसने दलों में बट गई? नरम दल और गर्म दल में। और देखिए बच्चों, जो ब्रिटिश सरकार है उसने अपनी फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए गर्मपंथियों का तो दमन किया और नरमपंथियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। यानी जो ये फूट हो गई थी, इससे ब्रिटिश सरकार ने अपना फायदा करने के लिए जो गर्मपंथी थे भाई उनका दमन करने का निश्चय किया, और नरमपंथियों को अपने पक्ष में लाने का निश्चय किया। अब इस सूरत की फूट से एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना बताया। देखिए बच्चों, गर्म दल के प्रमुख नेता मैंने पहले भी बताया है, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी विपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष थे। और उदारवादी यानी नरम दल के तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि थे। अब देखिए बच्चों, जो ये थे जो गर्मपंथी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उन पर केसरी नामक समाचार पत्र था उनका, उसमें उन्होंने कुछ लेख लिख दिया था। इस आधार पर उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें कहाँ भेज दिया गया? मांडले जेल में, क्योंकि उनका दमन किया था। गर्म दल के जो सदस्य थे उनका ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत दमन किया।
तो उनको तो कारावास की सजा सुना दी। अब लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। विपिन चंद्र पाल ने राजनीति से अस्थायी संन्यास ले लिया। और अरविंद घोष भी देखिए अपने समाचार पत्र वंदे मातरम, कौन सा समाचार पत्र था इनका? वंदे मातरम। कौन सा था? वंदे मातरम। मातरम से इन्होंने अपने राष्ट्र माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया। और ये भी देखिए राजनीति को त्याग के धर्म का मार्ग अपना लिया। तो इस प्रकार देखिए गर्म जल के जो नेता थे उनका मतलब वो बचे ही नहीं। तो इसका प्रभाव थोड़ा कम हो गया अब गर्म दल के नेताओं का। यानी लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए, बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया और वो मांडला जेल यानी बर्मा की मांडला जेल चले गए। और विपिन चंद्र पाल ने अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। और अरविंद घोष ने अपने वंदे मातरम समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया। तो देखिए बच्चों, अब हम ये जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है इसके बाद थोड़ा सा हमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विषय में भी जानना जरूरी है, जिसे हम लोकमान्य कहते हैं क्योंकि ये जनता के लोकप्रिय नेता थे जो जनता से निकट संबंध बनाकर सक्रिय रहे थे और स्वराज प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाया, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? लोकमान्य। देखिए बच्चों, इनका प्रारंभिक जीवन के विषय में पढ़ेंगे। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। और देखिए ये ब्राह्मण परिवार से थे और तिलक के जो पूर्वज थे वो पेशवा, जो मराठा हमने पढ़े थे, पेशवा की सेवा में थे। और तिलक ने कानून की शिक्षा भी प्राप्त की। देखिए जो तिलक के समाचार पत्र थे वो थे मराठा। देखिए छोटे प्रश्नों में कई बार आता है कि मराठा कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक था, यानी सप्ताह में एक दिन आता था मराठा अखबार जो अंग्रेजी भाषा का था। केसरी मराठी भाषा में था जो दैनिक था, यानी डेली आता था। तो ये दोनों अखबार किसके थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के। और देखिए बच्चों, इन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। साथ ही ये ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज से भी संबंधित थे। इसके अलावा देखिए जनता में, नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना और विकास करने के उद्देश्य से इन्होंने धार्मिक उत्सव भी चलाए, यानी प्रचलन शुरू किया। वो कौन कौन से थे? देखिए बच्चों, कई बार पूछे जाते हैं। तो एक तो था गणेश उत्सव जो 1893 ईस्वी में चलाया इन्होंने युवाओं को संगठित करने के लिए। और दूसरा था शिवाजी उत्सव जो 1896 में चलाया। और इन उत्सवों के माध्यम से देखिए बच्चों, जो ये शिवाजी उत्सव वगैरह थे इनके माध्यम से युवाओं को नैतिक और शारीरिक विकास के लिए अखाड़े, लाठी क्लब और गो हत्या विरोधी समितियां स्थापित की। तो ये तो इनका प्रारंभिक जीवन हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों, राजद्रोह का आरोप और कारावास। क्यों लगाया इन पे राजद्रोह का आरोप? क्योंकि 1897 में, कब बच्चों? 1897 में जब महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया तो 27 जून 1897 को 2 प्लेग अधिकारी कमिश्नर रेड और लेफ्टिनेंट एयर स्टर की हत्या 2 चापेकर भाइयों ने कर दी। कौन कौन थे? दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने। अब नवयुवकों को भड़काने के आरोप में तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगा करके इन्हें 18 महीने का कारावास की सजा दी गई। तो बच्चों क्यों लगा? क्योंकि 1897 में जब प्लेग फैला तो 27 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी। और इस हत्या के लिए नवयुवकों को भड़काने के लिए राजद्रोह का आरोप लगा करके 18 महीने का कारावास दिया गया। इसके बाद देखिए, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कांग्रेस से पृथक होना, यानी 1907 के कांग्रेस विभाजन के बाद इनको कांग्रेस से पृथक होना पड़ा। और देखिए इनका महत्वपूर्ण नारा है जो सभी बच्चे जानते होंगे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी 1907 में ये कांग्रेस से पृथक हो गए थे। देखिए बच्चों, तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे।
लोग इन्हें भारत का बेताज बादशाह कहते थे। और देखिए जब कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था तो मैंने ऊपर भी बताया था कि कांग्रेस की फूट का लाभ उठाने के लिए तिलक जैसे गर्मपंथियों के प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, 1908 ईस्वी में तिलक को 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर, जो मैंने पहले भी बताया था कि इन्होंने मराठा जो अखबार था इनका मराठा केसरी जो मराठी भाषा में था, उन्होंने इनमें राजद्रोह का आरोप लगा करके 6 वर्ष की सजा, यानी 1908 में इनको 6 वर्ष की सजा दी गई और इनको मांडले जेल में भेज दिया गया। देखिए बच्चों, जेल भेज दिया और जेल में इन्होंने कौन सी किताबें लिखी, किताबें हमें याद रखनी है, गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, जो हमारी सभ्यता के आर्य लोग थे उनके बारे में लिखा है, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। देखिए बच्चों, लखनऊ समझौता, देखिए अभी तो छोटे पॉइंट में समझ लीजिए, 1916 में हुआ था और वो किस किस में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, हमने पहले पढ़ी थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस में तिलक के और एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है उसमें समझौता हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका तिलक ने निभाई थी। इसके अलावा देखिए होम रूल आंदोलन, होम रूल यानी स्वशासन को प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाए थे एनी बेसेंट के साथ मिलकर, ये भी 1916 में चलाए और स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल आंदोलन चलाया गया। अब देखिए इनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई थी। तो देखिए इंडिया अनरेस्ट, इस पुस्तक के लेखक थे वैलेंटाइन चिरोल। कौन थे, वैलेंटाइन चिरोल। इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक, यानी जो अशांति हो रही है भारत में उसका जनक बताया। इस पर तिलक ने चिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया और इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए लंदन भी गए थे। लेकिन देखिए बच्चों, निधन इनका 1 अगस्त 1920 को हो गया और पूरे भारत में इनके निधन पर शोक व्याप्त हो गया था। तो बच्चों, हमने तिलक के विषय में अच्छी तरह पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसी जो 1907 से 1919 के राजनीतिक आंदोलन है उसी में है ये 1909 का अधिनियम। कौन सा बच्चों, 1909 का अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। दोनों नाम है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये सन 1909 में बना था, इसलिए इसे 1909 का अधिनियम कहते हैं। और 2 व्यक्तियों के प्रयासों से बना, इसलिए इसे हम मार्ले मिंटो। मार्ले कौन थे, देखिए बच्चों, उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल, जो 1909 में कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। और मार्ले कौन थे, देखिए भारत सचिव, जो भारत का शासन चलाने के लिए थे, भारत सचिव जॉन मार्ले। कौन कौन थे बच्चों, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव जॉन मार्ले, इन्हीं के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया है। और इस अधिनियम के लागू मतलब अधिनियम पारित करने के क्या कारण थे, देखिए बच्चों, हम पॉइंटों के रूप में याद करेंगे। पहला पॉइंट है, देखिए 1909 के अधिनियम के पारित होने के क्या कारण थे। पहला, 1892 के अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। देखिए बच्चों, 1892 में जो हमारे उदारवादी थे, नरमपंथी थे, उनके प्रयासों से 1892 का अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन उस अधिनियम में कुछ ऐसी बातें थी जिससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे। कांग्रेस काउंसिलों के विस्तार करने और इनके सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि करने की मांग भी कर रही थी। काउंसिल जो थी ना, जिसमें राजनेता और उनके सदस्य थे, उनके अधिकारों में वृद्धि करने की मांग कर रही थी। दूसरा देखिए, 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में हुए जो आंदोलन, उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया और कांग्रेस की गर्म दल के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार कुछ सुधार कर नरमपंथियों को संतुष्ट करना चाहती थी। देखिए, ये भी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति के तहत ही इस अधिनियम को पारित किया, क्योंकि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई, तो गर्मपंथियों के प्रभाव को कम करने और नरमपंथियों को संतुष्ट करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। और फूट डालने के लिए ब्रिटिश सरकार कुछ समुदायों को अधिक सुविधाएं देकर भारतीयों में फूट डालना चाहती थी। तो बच्चों, 3 कारण, मेन कारण 3 हैं कि 1892 के अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे और कांग्रेस भी काउंसिलों में के विस्तार करने, इनके सदस्यों के अधिकार में वृद्धि करने की मांग कर रही थी, इसलिए भी इसको पारित किया। दूसरा, जो 1905 का बंगाल विभाजन हुआ,
उसमें क्रांतिकारी गतिविधियां ज़्यादा हो गई थी, तो कांग्रेस के गरम दल के प्रभाव को कम करने और नरमपंथियों में को संतुष्ट करने के लिए, कुछ सुधार करने के लिए अधिनियम पारित किया। और फूट डालने के लिए, फूट यानी ब्रिटिश सरकार कुछ समुदायों को अधिक सुविधाएं देकर भारतीयों में फूट डालना चाहती थी। अब इसकी क्या विशेषताएं थी इस अधिनियम की, देखिए बच्चों। पहली विशेषता, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा एवं प्रांतों की व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया। व्यवस्थापिका जैसे हमारे अब वर्तमान में संसद है और राज्यों में विधानसभा है, ऐसे इनका संसद और विधानसभा, इन सबका विस्तार किया गया। इनके सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई। प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी लोगों का वर्चस्व बना रहा, यानी गैर सरकारी लोगों को भी इसमें ज्यादा संख्या में हो गए। दूसरा, विभिन्न परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और विभिन्न मुद्दों पर मत देने का अधिकार भी दिया गया। देखिए 1892 का जो अधिनियम था उसमें केवल सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन यहाँ विभिन्न मुद्दों पर मत देने का अधिकार भी दिया गया और वे बजट व अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। और उन्हें पूरक प्रश्न, यानी सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, यानी प्रश्न भी पूछ सकते थे। तो देखिए बच्चों, विभिन्न परिषदों के अधिकार में वृद्धि की गई। सदस्यों को बजट पर बहस एवं विभिन्न मुद्दों पर मत देने का अधिकार दिया गया। वे बजट व अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। तीसरी विशेषता क्या थी बच्चों? महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, इसको याद रखना है कि इस अधिनियम द्वारा देखिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली किस किस को दी गई कि मुस्लिमों, जमींदारों, व्यापारियों आदि के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। तो सांप्रदायिक यानी जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस अधिनियम से प्रारंभ किया गया? बच्चों लिखना है 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। चौथा पॉइंट है, गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को लेने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। यानी जो गवर्नर जनरल था अपनी कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य रख सकता था। और वो पहले भारतीय सदस्य कौन थे? एसपी सिन्हा। यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 1909 में एक भारतीय सदस्य रखने का अधिकार प्राप्त हुआ और पहले भारतीय कौन थे? एसपी सिन्हा। और चुनावों में इच्छुक उम्मीदवारों और मतदाताओं की योग्यता निश्चित भी की गई। यानी जो उम्मीदवार थे और मतदाता थे, यानी वोट डालने वाले थे, उनकी भी योग्यता निश्चित की गई। तो देखिए बच्चों, हम इस अधिनियम 1909 के अधिनियम की विशेषताओं को दोबारा देखते हैं कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा और प्रांतों की व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया। सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी लोगों का वर्चस्व बना। दूसरा पॉइंट क्या था कि विभिन्न परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को बजट पर बहस एवं विभिन्न मुद्दों पर मत देने का अधिकार दिया गया। वे बजट व अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। और महत्वपूर्ण विशेषता, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। मुस्लिमों, जमींदारों, व्यापारियों आदि के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। देखिए बच्चों, और गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को लेने का अधिकार प्राप्त हुआ और वो सदस्य थे एसपी सिन्हा। और चुनावों में जो उम्मीदवार थे उनकी और मतदाताओं की योग्यता भी निश्चित की गई। लेकिन देखिए बच्चों, इस अधिनियम की आलोचना भी की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। दूसरा, जो मतदाता थे उनकी भी संख्या सीमित थी और योग्यता बहुत ऊंची थी, यानी बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। तीसरा क्या था कि सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली भारत के लिए हानिकारक थी, क्योंकि ये आगे जाके इसी से हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा झगड़े हुए। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत के लिए हानिकारक थी। चौथा, मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। एक तो उन्हें पृथक चुनाव निर्वाचन प्रणाली से भी मत देने का अधिकार था, साथ ही उन्हें सामान्य तरीके से भी वो मत दे सकते थे, यानी ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया। पांचवा, प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व अधिक था, किंतु गवर्नर जनरल की परिषद में अब भी सरकारी सदस्य थे।
संसदीय संस्थाएं तो स्थापित की गई, किंतु संसदीय शासन व्यवस्था का लक्ष्य नहीं रखा गया। तो देखिए बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, और देखिए छोटे प्रश्न को मैं रिपीट कर देती हूँ बार बार वीडियो में, तो उनको आप अवश्य याद रखें। और इसके अलावा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद।